फिजिक्स के डी चैनल में आप सभी लोग का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि 2025 के लिए शॉर्ट सीरीज चल रही थी कक्षा 12 के लिए, उसमें 2 सेट कंप्लीट हो चुके थे तथा तीसरे सेट के 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके थे। आज तीसरे अनसॉल्व्ड के तीसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे, इसके बाद में चौथे अनसॉल्व्ड को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं खंड या से देखते हैं प्रश्न संख्या 6, क्योंकि 5 तक सभी प्रश्न कंप्लीट हो चुके थे। आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। प्रदर्शित कीजिए कि आवेशित संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है जाकर। तो सबसे पहले आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक देखते हैं। जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो कुछ कार्य करना पड़ता है, जो कि संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है जाकर। माना संधारित्र की धारिता C है तथा आवेशन के दौरान संधारित्र पर किसी क्षण आवेश कितना है, Q डैश है, तो उस क्षण प्लेट के बीच विभवांतर, अब उस टाइम जो विभवांतर हो जाएगा Q बराबर C भी होता है, तो B बराबर हो जाएगा Q अपान में C, तो हो जाएगा B डैश बराबर हो जाएगा Q डैश अपान में C, समीकरण नंबर 1। यदि संधारित्र को dq आवेश दिया जाए तो किया गया कार्य, अब कार्य बराबर होता है जाकर, देखिए B बराबर होता है W अपान में Q जाकर, तो अगर W निकालेंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा, BQ जाकर, तो हो जाएगा dW बराबर हो जाएगा विभव यानी B, और Q है सूक्ष्म आवेश dq दिए हैं तो यहाँ हो जाएगा dq जाकर, तो ये dW ऐसे ही रहेगा। विभव जो है भाई हमारा B डैश का सूत्र आया था Q डैश अपान में C, तो यहाँ पर B डैश लिख लिए हैं, ये लिखनी है dq जाकर। समीकरण 1 से मान रख दिए हैं किसका, B डैश का, तो dW बराबर हो जाएगा Q डैश अपान में C इंटू में dq, समीकरण नंबर 2 जाकर। किया गया कुल कार्य, अब कुल कार्य का मतलब क्या है, आवेश उसको कितना दिए हैं, 0 से लेकर Q तक आवेश दिए हैं, तो समाकलन करेंगे तो समाकलन हो जाएगा 0 से Q और dW हो जाएगा। dW का भी मान आया था Q डैश अपान में C और इंटू में dq, वो यहाँ लगा दिए हैं जाकर। Q डैश अपान C dq डैश होगा, यहाँ पर Q नहीं होगा, dq डैश होगा, तो ध्यान देंगे इस चीज का। तो 1/C हो जाएगा, Q डैश का समाकलन dq डैश के सापेक्ष हो जाएगा Q डैश अपान में Q डैश स्क्वायर अपान में 2 जाकर, और यहाँ लिमिट रहेगा 0 से Q जाकर, तो ये हो जाएगा 1/C। अब Q डैश की जगह क्या रखें, Q, फिर माइनस का चिन्ह लगाएं, फिर क्या रखें 0, तो जब Q यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा Q स्क्वायर अपान 2, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा पूरा टर्म, यानी W बराबर आ जाएगा Q स्क्वायर अपान में 2C जूल जाकर है। Q बराबर होता है CB, तो W बराबर हो जाएगा, Q की जगह रखिए तो हो जाएगा C स्क्वायर B स्क्वायर अपान में 2C, तो C से C कट जाएगा तो बचेगा 1/2 CB स्क्वायर जाकर है। अब क्या करते हैं, एक B को अलग कर देते हैं, एक B C के साथ रहते हैं, तो हो जाएगा 1/2 B गुणा में CB जाकर, तो 1/2 B ऐसे ही रहेगा, और CB का मान किसके बराबर होगा, Q के मान के बराबर, तो W बराबर हो जाएगा 1/2 QB। ये तीनों सूत्र हैं जाकर किसके सूत्र हैं, किए गए कार्य के सूत्र हैं जाकर, या फिर स्थितिज ऊर्जा के सूत्र हैं जाकर। तो ये सब स्थितिज ऊर्जा ही है जाकर, ये भी स्थितिज ऊर्जा, ये भी स्थितिज ऊर्जा और ये भी स्थितिज ऊर्जा। अब देखते हैं ऊर्जा घनत्व। संधारित्र की धारिता C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट A अपान में D फैराड में जाकर। एक संधारित्र दिया है, इसकी प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है और इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है, B है। एक प्लेट पर प्लस Q आवेश है, दूसरी प्लेट पर आवेश कितना है, -Q, तो प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा, अब संचित ऊर्जा का सूत्र क्या था अभी, U बराबर 1/2 CB स्क्वायर, तो 1/2 ऐसे ही रहेगा। C का मान क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपान में D, तो एप्सिलॉन नॉट A अपान में D, B स्क्वायर है तो B स्क्वायर ऐसा ही रहा, समीकरण नंबर इसको 1 डाल लिए हैं। E बराबर होता है B अपान में D, तो यहाँ से B का मान निकालेंगे तो B बराबर हो जाएगा E गुणा में D जाकर है। अब आते हैं फिर ऊर्जा पर, तो U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट A अपान में D था, और यहाँ पर था B स्क्वायर जाकर,
तो बी स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर जाके तो हो जाएगा ई स्क्वायर डी स्क्वायर, एक डी से डी एंड हो जाए कट जाएगा, तो यू बराबर आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए डी और इंटू में ई स्क्वायर जाकर। अब देखेंगे ए डी जो है ये किसको प्रदर्शित करता है, आयतन को प्रदर्शित करता है, क्योंकि ये क्षेत्रफल और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर, डी है लंबाई, इसका मात्रक क्या होता है मीटर, गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा मीटर की घात 3, जो कि विमा किसकी होती है आयतन की, तो u बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ई स्क्वायर इंटू में b हो जाएगा आयतन वाला। अब b अगर इसके डिवाइड में भेज दें तो ये हो जाएगी एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर जाकर है, जहां यू ई संधारित्र की प्लेटों के मध्य में ऊर्जा घनत्व है या फिर एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा है। अथवा वाला प्रश्न देखते हैं, प्रदर्शित कीजिए फैराड प्रति मीटर या कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर ये किस भौतिक राशियों के मात्रक हैं। यदि 6 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र के सिरों का विभवांतर 2 वोल्ट हो, किसकी बात कर रहा है, इस वाले की बात कर रहा है, केवल 2 वोल्ट हो, तो बैटरी के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, यानी इस बी वाले के सिरों पर विभवांतर हमको ज्ञात करना है। फैराड प्रति मीटर बराबर कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर जाकर है। अब फैराड जो है वो मात्रक है धारिता का, तो यहाँ पर सी लिख लिए हैं, मीटर जो मात्रक है लंबाई का, तो यहाँ पर डी लिख लिए हैं, बराबर ये कूलाम स्क्वायर है, कूलाम स्क्वायर कूलाम मात्रक होता है आवेश का, 2 बार है तो इसलिए Q1 गुणा में Q2 लिख लिए हैं। न्यूटन मात्रक होता है बल का, तो इसलिए F लिख लिए हैं। मीटर मात्रक होता है लंबाई का या दूरी का, तो यहाँ पर आर स्क्वायर लिख ली है जाकर। अब सी का सूत्र होता है सी बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपान में डी जाकर है, तो यहाँ पर लिख ली एप्सिलॉन नॉट ए अपान में डी जाकर, और एक डी पहले का है जाकर, ये हो गया है। यहाँ पर ये Q1 Q2 हो गया, एफ गुणा में आर स्क्वायर हो गया। इसका सूत्र आप देखे होंगे एफ बराबर होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर। अगर हम इस 4 एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज दें तो ये अंश में चला जाएगा और एफ कहाँ जाएगा हर में, तो यही सेम बन जाएगा जाके जो यहाँ दिया है, यानी इसका मान किसके बराबर होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जाकर। यहाँ पर डी और डी की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर, यानी मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और क्षेत्रफल का भी मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो दोनों से दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा एप्सिलॉन नॉट और यहाँ बचेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है जाकर विद्युतशीलता है जाकर, और यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है विद्युतशीलता है, यानी दोनों ये मात्रक किसके हैं विनिर्वाहक की विद्युतशीलता के जाकर या फिर विद्युतशीलता के मात्रक हैं जाकर। अब देखते हैं आंकिक को, 4 माइक्रोफैराड तथा 6 माइक्रोफैराड ये किस क्रम में है श्रेणी क्रम में है जाकर, और श्रेणी क्रम में आवेश समान रहता है। अब 6 माइक्रोफैराड हमको धारिता दे रखी है जाकर, और इसके सिरों पर हमको विभवांतर भी दे रखा है जाकर, तो यहाँ पर हम निकालेंगे आवेश कितना है, और जो यहाँ पर आवेश होगा वही यहाँ पर भी आवेश होगा, क्योंकि दोनों किस क्रम में है श्रेणी क्रम में। तो देखते हैं आवेश Q बराबर CB1 बराबर में C का मान 6 है, B1 का मान 2 है, तो 6 दूनी 12 माइक्रो कूलाम हो जाएगा जाकर। आगे 4 माइक्रोफैराड श्रेणी क्रम में जुड़ा है, अतः श्रेणी क्रम में आवेश समान होने के कारण 4 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र पर भी आवेश 12 माइक्रोफैराड होगा, यानी जितने इसके साथ में 4 माइक्रोफैराड किस में है श्रेणी क्रम में है। जब इस पर 12 माइक्रो कूलाम आवेश आया है तो इस पर भी 12 माइक्रो कूलाम आवेश होना चाहिए। अतः 4 माइक्रोफैराड पर विभवांतर, अब विभवांतर देखते हैं तो Q बराबर क्या हो जाएगा CB2 जाकर, तो B2 ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा Q अपान में C जाकर। Q का मान है 12 माइक्रोफैराड और C दे रखी है 4 जाकर, तो ये कट जाएगा, तो B2 आ जाएगा 3 वोल्ट जाकर। अब जो बैटरी जुड़ी हुई है जाकर उस पर कुल विभवांतर कितना होगा जाके, तो B बराबर B1 प्लस में B2, B1 का मान 2 है, B2 का मान 3 है, B बराबर कितना हो जाएगा 5 वोल्ट जाकर। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, तरंगाग्र की परिभाषा दीजिए, हाइगेंस के द्वितीयक तरंग का सिद्धांत से तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए जाकर। तो सबसे पहले तरंगाग्र देख लेते हैं। किसी माध्यम में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र किसे कहते हैं,
किसी माध्यम में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं, तो ऐसे पृष्ठ को ही हम क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। अब अपवर्तन की व्याख्या देखते हैं किसके द्वारा? हाइगेंस के द्वितीय तरंगाओं के सिद्धांत के द्वारा। देखिए, z एक अपवर्तक पृष्ठ है जिस पर एक तिरछा तरंगाग्र AB आपतित होता है। जाकर पहले चित्र को समझ लेते हैं। सबसे पहले तरंगाग्र का सिरा A बिंदु पर आपतित होता है। जैसे जैसे तरंगाग्र AB आगे बढ़ता जाता है, A के विभिन्न बिंदुओं से टकराता है। B सिरे को A तक पहुंचने में मान लीजिए कितना समय लग रहा है? T समय लग रहा है जाकर। तो जितने समय में ये B A पर पहुंच जाता है, उतने ही समय में A बिंदु से द्वितीय तरंगाएं निकलकर कहां पहुंच जाती हैं? B पर पहुंच जाती हैं। अतः इसके द्वारा जो तय की गई दूरी होगी जाके B A हो जाएगा। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा में समय। तो ये चाल और गुणा में समय हो जाएगा। पहले माध्यम में चाल B1 है, इसलिए यहाँ पर B1 हो गया है। तो ऐसे दूसरे माध्यम के लिए देखने जाकर तो AB बराबर क्या हो जाएगा? B2T हो जाएगा। ये हो जाएगा दूसरे माध्यम के लिए, यहां से यहां तक आने के लिए। अब क्या कहते हैं? यहां पर प्रकार का नोक रखते हैं जाकर, एक चाप लगा देते हैं AB त्रिज्या का जाकर। अब B को किससे मिला देते हैं? A को जाकर। अब A B ये अपवर्तित द्वितीय तरंगाओं से मिलकर बना हुआ क्या है? तरंगाग्र है जाकर। अतः इसको हम अपवर्तन तरंगाग्र कहेंगे जाकर। तो देखते हैं, माना z एक अपवर्तक पृष्ठ है जो दो माध्यमों का सीमा पृष्ठ है, जिनमें तरंग की चाल क्रमशः B1 व B2 है जाकर। ठीक, पहले में यानी B1 मान लिए, दूसरे में B2 मान लिए हैं। माना एक समतल तरंगाग्र AB पहले माध्यम में तिरछा आपतित होता है जाकर, तथा t बराबर 0 पर यह अपवर्तक पृष्ठ z के A बिंदु को स्पर्श करता है जाकर। ठीक है, तो पहले माध्यम किस पर आपतित होता है? तिरछा आपतित होता है। t बराबर 0 जब होता है तो ये z के A बिंदु पर स्पर्श करता है, तथा तरंगाग्र के सिरे B को A तक पहुंचने में कितना समय लगता है? T समय लगता है। तो B A बराबर क्या हो जाएगा? B1T। अभी बताए थे, समीकरण नंबर इसको हम 1 डाल देंगे। जैसे जैसे तरंगाग्र आगे बढ़ता है, A के बीच के बिंदुओं से टकराता है। हाइगेंस के अनुसार इन बिंदुओं से क्या निकलती हैं? द्वितीय तरंगाएं निकलती हैं, जो पहले माध्यम में B1 तथा दूसरे माध्यम में B2 चाल से आगे बढ़ती हैं जाकर। जितने समय में B A पर पहुंचता है, उतने ही समय में द्वितीय तरंगाएं A से निकलकर कहां पहुंच जाती हैं? B पर पहुंच जाती हैं। अतः AB बराबर B2T, समीकरण नंबर 2। ये भी समझाए थे। A को केंद्र मानकर AB त्रिज्या का एक चाप लगाते हैं। A B द्वितीय तरंगाओं को स्पर्श करता है, अतः A B अपवर्तित तरंगाग्र होगा जाकर। समकोण त्रिभुज AB A में एक बार चित्र को और देख लेते हैं। देखिए, एक बार हमको त्रिभुज लेना है ये वाला जाके समकोण त्रिभुज। जब ये वाला समकोण त्रिभुज लेंगे तो इसमें कोण क्या है? I जाकर। तो लिखेंगे sin I बराबर होता है लंब बटे कर्ण जाकर। कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है, यानी BA हो जाएगा। तो BA हो जाएगा जाकर। कर्ण क्या होता है? 90 डिग्री सामने वाला, तो क्या हो जाएगा? AA जाकर। यहाँ पर AA हो जाएगा। ये ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। नीचे वाले का त्रिभुज की बात करें जाकर तो यहाँ क्या हो जाएगा? sin R जाकर, क्योंकि इसमें sin R कोण है जाकर। अब कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। लंब कितना हो जाएगा? AB। तो ये हो जाएगा AB और डिवाइड हो जाएगा AA जाकर। तो AA जाकर। भाई यहाँ पे लिखे हैं sin I बराबर BA अपान में AA, sin R बराबर AB अपान में AA जाकर। तो sin I अपान में sin R बराबर BA अपान में AA हो जाएगा, AB अपान में AA हो जाएगा। तो ये वाले दोनों टर्म कट जाएंगे। तो sin I अपान में sin R बचेगा जाकर BA अपान में AB जाकर।
अब बी ए डैश का मान कितना है B1T, ए बी डैश का मान कितना है B2T बराबर T से T कैंसिल हो जाएगा, B1 अपान में B2 बराबर En2 अपान में En1 और बराबर यही हो जाएगा En के बराबर जाके, तो हो जाएगा साइन आई अपान साइन आर बराबर में क्या हो जाएगा En, इसको कहते हैं नियतांक। यही अपवर्तन का दूसरा नियम है या स्नेल का नियम है जाकर। आपतित तरंगाग्र ए बी कामा अपवर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में हैं, अतः यह अपवर्तन का दूसरा नियम है। इस प्रकार अपवर्तन के दोनों नियमों की व्याख्या हो जाती है। अथवा वाला प्रश्न देखते हैं। एक दूरदर्शी के अवदृश्यक एवं नेत्रिका लेंसों की फोकस दूरियां क्रमशः 40 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर हैं। अवदृश्यक लेंस के आगे 200 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु होने पर सामान्य दृष्टि के लिए दोनों लेंसों के बीच की दूरी तथा आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। फिर ध्यान से देखिए, अवदृश्यक की फोकस दूरी कितनी दे रखी 40 सेंटीमीटर, तो अवदृश्यक लेंस को कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस और इसकी फोकस दूरी लिखते हैं FO से, तो FO हमको कितना दिया है 40 सेंटीमीटर जाकर। नेत्रिका की फोकस दूरी कितनी है 4 सेंटीमीटर, नेत्रिका यानी आई लेंस की बात करते हैं और आई लेंस की फोकस दूरी लिखते हैं FE, तो ये कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर जाकर है। अब अविदृश्यक लेंस के आगे 200 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, अब वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं U बराबर -200 सेंटीमीटर, अविदृश्यक से दूरी है तो इसलिए UO लिख लिए हैं जाकर। सामान्य दृष्टि के लिए दोनों लेंसों के बीच की दूरी तथा आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। सामान्य दृष्टि का मतलब ये होता है कि प्रतिबिंब जो नॉर्मल है वो आंख कहां तक देख सकती है, अनंत तक देख सकती है, यानी प्रतिबिंब कहां तक बन सकता है, अनंत तक बनेगा जाकर। अब बनेगा किसके द्वारा, नेत्रिका लेंस के द्वारा, तो इसलिए BE बराबर अनंत लिख लिए हैं जाकर। अब अविदृश्यक लेंस के लिए UBF वाला सूत्र लगाते हैं, तो 1 में BO माइनस का 1 में UO बराबर में 1 में F हो जाएगा। तो ये 1 में BO प्लस हो जाएगा क्योंकि UO का मान कितना है माइनस का 200 रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ बचेगा 200 बराबर 1 में FO का मान कितना है 40 है, तो 1 में 200 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस जाकर, तो ये माइनस हो गया आकर। ये 1 BO हो जाएगा बराबर एलसीएम लेंगे तो नीचे 200 आ जाएगा, ऊपर 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 4 जाकर, काट लेंगे तो BO बराबर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। यानी सामान्य दृष्टि के लिए जो दोनों लेंसों के बीच की दूरी होती है वो होती है BO प्लस में FE जाकर, BO प्लस में FE जाकर, तो BO का मान कितना आया 50 और यहाँ पर संख्यात्मक मान रखते हैं यानी चिन्ह नहीं लाते हैं जाकर, और FE का मान कितना है 4 जाके, तो हो जाएगा 54 सेंटीमीटर जाकर। अब सामान्य दृष्टि यानी बस अनंत पर स्थित होती है तो आवर्धन क्षमता जो दूरदर्शी होती है वो M बराबर होता है FO अपान में FE जाकर, तो FO का मान कितना है 40, FE का मान कितना है 4, जब काट देंगे तो आ जाएगा 10 जाकर, मात्रक कोई होगा नहीं क्योंकि यह एक अनुपात होता है। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर की अवधारणा लिखिए, यानी सबसे पहले में बोहर का परमाणु मॉडल लिखना है। आगे सिद्ध कीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु की कक्षीय त्रिज्या R मुख्य क्वांटम संख्या n के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। बाद में सिद्ध करना है कि R अनुक्रमानुपाती n स्क्वायर जाकर, बाद में हमको ये सिद्ध करना है। सबसे पहले देखते हैं नील बोहर का परमाणु मॉडल। तो वैज्ञानिक नील बोहर ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर निम्न अवधारणाएं दी जो कि निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है, h/2π का पूर्ण गुणक होता है जाकर। इन कक्षाओं को हम क्या कहते हैं, स्थायी कक्षाएं कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सभी कक्षाओं में नहीं घूमता, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणक होता है, और इन कक्षाओं को हम क्या कहते हैं, स्थायी कक्षाएं कहते हैं। कोणीय संवेग को लिखते हैं mvr से, तो mvr लिख लिए बराबर में
एन एच अपान में 2 पाई लिख दिए हैं और एन का मान क्या होगा 1 2 3 4 5 डैश होगा, यानी पहली कक्षा तो एन बराबर 1, दूसरी कक्षा तो एन बराबर 2 जाकर। अगला पॉइंट देखते हैं, स्थायी कक्षाओं में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं कर पाता है, जिससे परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षाओं में घूमेगा वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा। जब ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा तो जो कक्षा की त्रिज्या है वो नहीं घटेगी, यानी जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक में नहीं गिरेगा, अर्थात परमाणु का स्थायित्व बना रहेगा। तीसरा पॉइंट देखते हैं, जब परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिल जाती है तो वह निम्न ऊर्जा स्तर से कहां चला जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है तथा वहां 10⁻⁸ सेकंड रुककर उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आने लगता है और ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। देखिए, जब परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिल जाती है तो उसका इलेक्ट्रॉन क्या करता है, निम्न ऊर्जा स्तर से किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है और वहां पर केवल 10⁻⁸ सेकंड रुकता है जाकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर वापस निम्न कक्षा में लौटने लगता है। जब निम्न कक्षा में आएगा जाकर तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। अब उत्सर्जन करेगा तो परमाणु का स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। वो स्पेक्ट्रम कैसा होगा, रेखीय स्पेक्ट्रम होगा या रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा जाकर। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है जाकर। यानी इलेक्ट्रॉन जो वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है तो उसके लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होगी, क्योंकि वृत्तीय पथ पर घूम रहा है। और जो अभिकेंद्र बल मिलेगा कहाँ, वो मिलेगा जाके नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से। तो अभिकेंद्र बल के लिए लिख लिए यहाँ पर सूत्र mv²/r होता है बराबर। अब जो आकर्षण बल लगेगा स्थिर वैद्युत वो कूलाम बल होगा जाके, यानी F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 हो जाएगा और Q1 Q2/r² हो जाएगा। तो Q1 क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक है नाभिक, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश को इलेक्ट्रॉन E से लिख दिए हैं। अब नाभिक पर आवेश होगा ZE जाकर, जहां Z क्या है, परमाणु क्रमांक है जाकर। अब पता नहीं कितने प्रोटॉन होंगे जाकर, तो हमने यहाँ पर ZE लिख लिया है जाकर। तो ZE गुणा में E/r², एक R से R कट गया तो आ जाएगा mb² बराबर में ZE² 4πε0 इंटू में R, समीकरण नंबर 1 जाकर। और अभी बोहर के जो पास्टुलेट्स थे वहां पर एक आया था कि कोणीय संवेग होता है, वो क्या होता है ANH/2 पाई जाकर, ये लिख लिए हैं। अब दोनों पक्षों में क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। तो वर्ग करेंगे तो m² b² r² हो जाएगा बराबर में n² h² 4 पाई² हो जाएगा। अब समीकरण 2 को समीकरण 1 से दे देते हैं भाग जाकर, यानी LHS की LHS से भाग, RHS की RHS से भाग। तो यहां हो जाएगा m² b² r², और समीकरण 1 क्या थी LHS में mb², यहां लिख लिए, यहां पर लिख लिए। जब काट देंगे तो यहां बचेगा mr² बराबर में n² h² गुणा में ε0 इंटू में r, ये पाई ZE²। R से R काट देंगे तो यहाँ R बचेगा, एक R से R कट जाएगा तो यहाँ R बराबर बचेगा n² h² ε0 m पाई ZE²। देखिए ये सब यहाँ वाली यहाँ तक की जो क्वांटिटियां हैं इनको छोड़ दीजिए, ये सब क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी, आएगा समानुपाती जाकर। तो ये R रहा, कांस्टेंट हट गया है तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह आ गया है, n² है तो n² आ गया है। अर्थात परमाणु की जो त्रिज्या r होती है वो मुख्य क्वांटम संख्या n के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। अगला अथवा वाला प्रश्न देखते हैं, नाभिकीय विखंडन से क्या तात्पर्य है, यानी सबसे पहले नाभिकीय विखंडन को बताना है। यूरेनियम 235 के नाभिक के विखंडन में 200 MeV ऊर्जा प्राप्त होती है। एक रिएक्टर से 4 मेगावाट शक्ति प्राप्त हो रही है। रिएक्टर में प्रति सेकंड कितने नाभिक विखंडित हो रहे हैं ये हमको ज्ञात करना है जाकर। सबसे पहले देखिए नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया क्या है उसको बताना है। आगे उसने क्वेश्चन में कहा कि यूरेनियम 235 का एक नाभिक है और उसका विखंडन हो रहा है। अब विखंडन पे कितनी MeV ऊर्जा मिल रही है, 200 MeV ऊर्जा मिल रही है। एक रिएक्टर से 4
मेगावाट शक्ति प्राप्त हो रही है। और एक रिएक्टर जो है जिसमें विखंडन हम करा रहे हैं जाकर, उससे हमको कितनी ऊर्जा मिल रही है? 4 मेगावाट ऊर्जा मिल रही है जाकर। तो बताना है कि रिएक्टर में प्रति सेकंड कितने नाभिकों का विखंडन हो रहा है जाकर, ये बताना है। तो देखते हैं पहले नाभिकीय विखंडन को। जब कोई भारी नाभिक न्यूट्रॉन की बमबारी से 2 या 2 से अधिक नाभिकों में टूटता है तो अपार ऊर्जा मुक्त होती है। इस अभिक्रिया को नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहते हैं जाकर। यानी न्यूट्रॉनों की बमबारी हुई, न्यूट्रॉनों की बमबारी से एक भारी नाभिक हुआ, 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में टूट गया, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन कहते हैं। विखंडन मतलब टूट जाना जाकर। तो देखते हैं 92 यूरेनियम 235 था, इस पर 0 N1 यानी न्यूट्रॉन की बमबारी कराई तो 56 Ba 144 बन गया है, 36 Kr 89 बन गया है, प्लस में 30 N1 हो गया, प्लस में 200 MeV ऊर्जा उत्पन्न हुई है जाकर। रिएक्टर से प्राप्त शक्ति कितनी थी? 4 मेगावाट। 4 मेगावाट लिख लिए। अब मेगा को हटाएंगे तो 10 की घात 6 लाएंगे, तो P बराबर हो जाएगा जाकर 4 गुणा 10 की घात 6 वाट। P इसलिए लिखे हैं क्योंकि वाट है शक्ति, शक्ति को लिखते हैं P से जाकर। ऊर्जा कितनी रखी? 200 MeV, तो 200 लिखे हैं तो 200 ऐसे ही रहा है। मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन को हटाएंगे तो 10 की घात 6, ये EV ऐसे ही रहा है। ये 200 गुणा 10 की घात 6 हो गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब जूल में बदलेंगे तो 1.6 गुणा 10 की घात -19 से गुणा करेंगे तो E बराबर आ जाएगा 320 गुणा 10 की घात -13 जूल। हल कर लेंगे तो इतना आ जाएगा। अब P बराबर होता है NE जाकर। ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखें। जहां P क्या है? विद्युत शक्ति है। N क्या है? जो विखंडित नाभिक हैं उनकी संख्या है जाकर। E है ऊर्जा जाकर है। तो N का मान यहां से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? P अपान में E हो जाएगा। P हमको दे रखा है 4 गुणा 10 की घात 6 आया है, अभी हमने ज्ञात किया था। और E अभी हल किए हैं जाकर 320 गुणा 10 की घात -13 जाकर। हल कर लेंगे तो N बराबर आ जाएगा 1.25 गुणा 10 की घात 17 प्रति सेकंड। यानी 1 सेकंड में जो यूरेनियम नाभिकों का विखंडन हो रहा हो, कितने यूरेनियम नाभिक होंगे? 1.25 गुणा 10 की घात 17। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। ठोसों में ऊर्जा बैंड क्या होते हैं? यानी सबसे पहले हमको ऊर्जा बैंड बताने हैं, फिर आगे ऊर्जा बैंड के आधार पर चालकों, कुचालकों एवं अर्धचालकों में अंतर, फिर अंतर स्पष्ट करना है और इन पर ताप के प्रभाव की हमको व्याख्या करनी। देखिए, सबसे पहले ऊर्जा बैंड बताना है। अगर ऊर्जा बैंड के आधार पर ना कहता तो चालक, कुचालक, अर्धचालक की नॉर्मल परिभाषा लिख लेते हैं। लेकिन जब जब ऊर्जा बैंड कहेगा तो आपको जो अंतर है इसी प्रकार करने हैं जैसे कि अभी हम करवाएंगे जाकर। अगर ऊर्जा बैंड दिया है तो जाकर, और नहीं दिया तो आप सामान्य भाषा लिख सकते हैं जाकर, जो चालक, कुचालक, अर्धचालक की परिभाषा है जाकर। और बाद में उनके ताप के प्रभाव को भी स्पष्ट करना है। ठोसों में ऊर्जा बैंड। यदि हम पूरे क्रिस्टल का एक अकेला ऊर्जा स्तर आरेख खींचें तो इस आरेख में बहुत सारी क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं। इन रेखाओं को या इस ज्यामिति को ही ऊर्जा परास या ऊर्जा स्तर आरेख या फिर ऊर्जा बैंड कहते हैं। जैसे कोई एक क्रिस्टल के लिए हम ऊर्जा स्तर आरेख खींचें तो इस तरह से मिलेंगी जाके, उसमें रेखाएं कही जाके। तो इन रेखाओं का जो कॉम्बिनेशन होता है जाकर वही कहलाता है जाकर ऊर्जा परास या फिर ऊर्जा बैंड। यानी यहां से लेकर यहां तक का जो होता है वही क्या कहलाएगा? ऊर्जा परास या ऊर्जा बैंड जाकर। अब ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अर्धचालक तथा कुचालकों में अंतर ज्ञात करने। सबसे पहले देख लें ऊर्जा बैंड होते कितने प्रकार के। ऊर्जा बैंड 2 प्रकार के होते हैं। एक संयोजी बैंड होता है, दूसरा होता है चालन बैंड। संयोजी बैंड जो होते हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन मोस्टली रहते हैं संयोजी बैंड में जाकर, तो ये संयोजी बैंड हो गया है जाकर। बीच में ऊर्जा का अंतराल होता है, अंतराल के बाद में फिर एक बैंड आता है जिसमें चालन इलेक्ट्रॉन रहते हैं यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं और इसको कहते हैं चालन बैंड। क्या कहते हैं? चालन बैंड कहते हैं। और दोनों के बीच जो ऊर्जा अंतराल होता है और इसको कहते हैं निषिद्ध ऊर्जा अंतराल। निषिद्ध ऊर्जा अंतराल जाकर है। तो ध्यान रखेंगे
ये संयोजी बैंड होता है। सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में होते हैं, और अगर चालन बैंड में पहुंच गए इलेक्ट्रॉन तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। और मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा, विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो ये चालक बन जाएगा जाकर। तो देखते हैं चालक सबसे पहले। इनमें चालन बैंड व संयोजी बैंड एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं। अध्यारोपित का मतलब ये है जाकर, ये चालन बैंड हो गया, ये संयोजी बैंड हो गया, इसी के ऊपर क्या हो जाएगा, चालन बैंड जाकर। यानी संयोजी बैंड का कोई भी इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चला जाएगा जब अध्यारोपित है जाकर। तो ये कैसा पदार्थ होगा जाके, चालक पदार्थ होगा जाके। इनमें निषिद्ध ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई बहुत कम होती, यानी दोनों के बीच गैप जो होता है वो बहुत कम होता है जाकर। कुचालक देखते हैं। इनमें संयोजी बैंड पूर्ण रूप से भरे होते हैं, यानी जो नीचे वाला बैंड पूरी तरह से भरा हुआ है, तथा चालन बैंड रिक्त होते हैं। जब चालन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो विद्युत धारा का प्रवाह कौन करेगा, यानी ये पदार्थ कैसा होगा, कुचालक होगा। तो कुचालकों में ध्यान रखें, संयोजी बैंड पूर्ण रूप से भरे होंगे, लेकिन जो चालन बैंड है वो पूर्ण रूप से रिक्त होंगे जाकर। इनमें निषिद्ध ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई काफी अधिक होती है। अब बीच का जो एनर्जी गैप है बहुत ज्यादा हो जाएगा जाके, तो संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन भी चालन बैंड में नहीं जा पाएगा जाकर। अब चालन बैंड में जाएगा नहीं तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करेगा, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करेगा तो पदार्थ कैसा व्यवहार करेगा, कुचालक की भांति जाकर। अब आते हैं अर्धचालक पर जाकर। इनमें चालन बैंड तथा संयोजी बैंड आंशिक रूप से भरे होते हैं, यानी अर्धचालक जो होते हैं उनके चालन बैंड में भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं और संयोजी बैंड में भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कुछ ना कुछ चालन जरूर करेंगे जब चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंच गए हैं तब। इनमें निषिद्ध ऊर्जा अंतराल लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का होता है, यानी चालन बैंड तथा जो संयोजी बैंड है उनके बीच जो गैप होता है वो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का होता है। अब देखते हैं ताप का प्रभाव क्या पड़ता है। तो नंबर 1, ताप बढ़ाने पर चालकों का प्रतिरोध बढ़ता है जिससे चालकता घट जाती है। देखिएगा ताप जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वो चालकों में जो विद्युत प्रतिरोध है वो बढ़ता चला जाता है। विद्युत प्रतिरोध का मतलब रुकावट है। जब रुकावट बढ़ती चली जाएगी तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा नहीं, ज्यादा होगा नहीं, तो चालकता घटती जाती है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि चालकों के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक होता है धनात्मक होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा जाता है कि चालकों के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है ऋणात्मक होता है। तो चालकों के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है, धनात्मक होता है। दूसरा देखते हैं, ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध घटता है, यानी जो अगर अर्धचालक आएंगे तो उनका प्रतिरोध घटेगा। अब प्रतिरोध घटेगा तो विद्युत धारा का प्रवाह ज्यादा होगा, यानी चालकता बढ़ती है जाकर। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अर्धचालकों के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ये चीज ध्यान रखें, चालकों के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक, अर्धचालकों के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक का मतलब क्या है, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध घटेगा जाकर। तीसरा, बहुत अधिक ताप बढ़ाने पर कुचालकों की चालकता मामूली सी बढ़ती, यानी कुचालकों पर ताप का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता नहीं है जाकर। प्रश्न संख्या 9 का अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। पीएन संधि डायोड की संधि पर अपक्षय परत का बनना स्पष्ट कीजिए, यानी सबसे पहले हमको अपक्षय परत का बनना वो बताना है। विभव प्राचीर एवं एवलांस भंजन की व्याख्या कीजिए, फिर हमको विभव प्राचीर के बारे में बताना है और एवलांस भंजन के बारे में बताना है कि एवलांस भंजन कहते किसे। तो देखते हैं, अब देखिए पी क्षेत्र है जाकर, तो इसमें होंगे होल्स यानी कोटर होंगे, तो ये कोटर बना लिए, इस सर्कल की तरह कोटर बना दिए। जितने कोटर होते हैं, जिनकी कोटर धनावेशित होते आके हैं, उतने ही स्थिर ग्राही आयन होते हैं। अब ग्राही आयन मतलब जो ग्रहण किए हैं, तो ग्रहण किए होंगे तो उन पर ऋणावेश होगा, तो इसलिए माइनस के साथ में ये ग्राही आयन बना दिए, ये स्थिर रहते हैं हमेशा। यहां पर एन क्षेत्र में आएंगे तो एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होंगे जाकर, अब इलेक्ट्रॉन होते ऋणावेशित। जब इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, ये इलेक्ट्रॉन दिए किसने होंगे, ये इन परमाणुओं में दिए होंगे। तो परमाणु अगर दिए हैं जाकर ये, तो परमाणु कैसे हो जाने चाहिए, धनावेशित होने चाहिए। देखिए जब कोई परमाणु कोई इलेक्ट्रॉन
त्याग देता है तो वो धनावेशित हो जाता है, तो ये दाता आयन हो गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिए थे। और यहाँ पर क्या था, इन्होंने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए थे, इसलिए ग्राही आयन थे जाकर, तो ये दाता अगर हैं तो ये प्लस प्लस है जाकर, सब पे प्लस हो गया जाकर। ठीक, अब क्या होगा, जैसे ही पीएन संधि बनती है, पी क्षेत्र से कोटर एन क्षेत्र में और एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में जाना शुरू कर देते हैं। अब एक कोटर पे तो होता है धनावेश और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है ऋणावेश, तो ये बीच में संधि के निकट एक दूसरे से मिलते जाकर हैं तथा एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। उदासीन मतलब क्या, एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। अब जब नष्ट कर देंगे तब संधि के दोनों तरफ देखेंगे कि यहाँ पर भी गतिशील आवेश वाहक नहीं है, यहाँ भी गतिशील आवेश वाहक नहीं है, क्योंकि ये स्थिर ग्राही आयन है, ये स्थिर क्या है जाकर दाता आयन जाकर। यहाँ पर गतिशील वाले आवेश वाहक नहीं है, यानी गतिशील आवेश वाहक का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन एक कोटर नहीं है जाकर, तो ऐसा क्षेत्र कहलाता है अपक्षय परत, यानी वह क्षेत्र जिसमें कोई चलनशील या गतिशील आवेश वाहक नहीं होता है, तो ऐसा क्षेत्र, ऐसी परत क्या कहलाती है, अपक्षय परत कहलाती है। और अपक्षय परत के सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसी को कहते हैं हम विभव प्राचीर जाकर। अपक्षय परत के सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसी क्या कहेंगे, विभव प्राचीर। तो देखते हैं, जब पीएन संधि बनती है तो एन क्षेत्र से कुछ इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में तथा पी क्षेत्र से कुछ कोटर एन क्षेत्र में विसरित होने लगते हैं। जब इलेक्ट्रॉन तथा कोटर मिलते हैं तो वह एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। इस प्रकार संधि के निकट एन क्षेत्र में धनावेशित स्थिर दाता आयन तथा पी क्षेत्र में ऋणावेशित स्थिर ग्राही आयन शेष बचते हैं जाकर। अतः पीएन संधि के दोनों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई चलनशील आवेश वाहक नहीं रहता। चलनशील आवेश वाहक का मतलब क्या है, पी क्षेत्र में कोटर और एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, अपक्षय परत कहते हैं। अपक्षय परत की जो मोटाई होती है वो 10⁻⁻6 मीटर की कोटि की होती है जाकर। अब आते हैं विभव प्राचीर पर। अपक्षय परत के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को ही हम क्या कहते हैं, विभव प्राचीर या अवरोधक विभव कहते हैं जाके। यानी जो अपक्षय परत बनी है उसके सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसी को हम क्या कहेंगे, विभव प्राचीर या फिर अवरोधक विभव कहेंगे जाकर। जर्मेनियम के लिए विभव प्राचीर का मान 0.3 तथा सिलिकॉन के लिए इसका मान 0.7 वोल्ट होता है। अब देखते हैं एवलांस भंजन क्या होता है। देखिए, पीएन संधि डायोड के पश्च दिशिक वोल्टेज के बहुत अधिक हो जाने पर अल्पसंख्यक वाहक समझ रहे हैं, पी क्षेत्र में जो कम संख्या में हो, तो पी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होते हैं और एन क्षेत्र में कोटर होते हैं। वाहक बहुत अधिक गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। जब गतिज ऊर्जा प्राप्त करेंगे तो एक दूसरे टकराएंगे तो संधि के निकट क्या होगा, सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं। अब सहसंयोजक बंध टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा और एक कोटर मुक्त होगा, तथा मुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉन कोटर त्वरित होकर उसी प्रकार अन्य इलेक्ट्रॉन से भी टकराते हैं जाकर और वहां से भी सहसंयोजक बंध टूटते हैं। तो बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कोटर मुक्त हो जाते हैं। किसमें, पश्च दिशिक में या उत्क्रम अभिनत में। मुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉन व कोटर की संख्या बहुत अधिक हो जाने के कारण पश्च धारा का मान एकाएक बढ़ जाता है। अब जब इलेक्ट्रॉन बहुत से हो जाएंगे तो वो धारा का प्रवाह करेंगे, तो जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा तो धारा एकदम ज्यादा से प्रवाहित होने लगी, धारा का मान एकाएक बढ़ जाता है। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, एवलांस भंजन कहते हैं। यानी इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, एवलांस भंजन कहते हैं। अब एवलांस भंजन क्या होता है, यानी जब धारा का मान, पश्च धारा का मान एकाएक बढ़ जाता है तो इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, एवलांस भंजन कहते हैं। इस प्रकार तीसरा सेट भी एंड होता है। अब चौथा जो सेट है उसके लिए बहुत जल्द ही वीडियो आएगा।